नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपके जो चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते, उसके प्रश्न उत्तर पर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि चैप्टर में है क्या, उसकी कहानी भी आपको समझा दी थी, चैप्टर पढ़कर भी आपको बता दिया था। लेकिन फिर भी जो है मैं थोड़ा सा सारांश जो है इस चैप्टर का फिर दोबारा से बताने जा रही हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते नामक इस व्यंग्य निबंध में लेखक ने प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार की आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। इसके अलावा समाज की विषमता पर भी व्यंग्य किया है। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं तथा उनके सिर पर टोपी लगी हुई है। वे बहुत दुबले हैं, उनका चेहरा बैठा हुआ है और हड्डियां उभर आई हैं। चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंद भी नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। प्रेमचंद की पोशाक और जूते देखकर सोच में पड़ जाता है कि यदि फ़ोटो की पोशाक कैसी है तो घर में पहनने की पोशाक कैसी होगी। वह ये सोचता है कि इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, तभी तो जैसा है वैसा ही उस फोटो में दिख रहा है। लेखक ये सोचता है कि प्रेमचंद साहित्यिक पुरखे हैं पर फिर भी उन्हें न जूता फटने का एहसास है, न लज्जा या संकोच का। इसके विपरीत चेहरे पर बेपरवाही और विश्वास है। शायद फोटोग्राफर के रेडी प्लीज़ कहने पर मुस्कुराने की कोशिश की होगी, तभी फोटोग्राफर ने क्लिक कर दिया होगा, पर इस अधूरे मुस्कान में एक व्यंग्य है, उपहास है। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद पत्नी के आग्रह पर फ़ोटो खिंचा रहे होंगे, पर ऐसे व्यक्ति के पास न जूते होना बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। यह देखकर लेखक दिखावा अनुभूति करता है। लेखक सोचता है कि शायद प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, अन्यथा किसी से जूते उधार मांग लेते। लोग तो वर दिखाई और बारात ले जाने के लिए मोटर मांग लेते हैं, पर फ़ोटो खिंचाने के लिए बीवी तक उधार मांग लेते हैं। लोग अपनी फ़ोटो में सुंदर दिखने की तरह तरह की उपाय अपनाते हैं। लेखक प्रेमचंद का फटा जूता देखकर दुखी होता है, क्योंकि वे महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जैसे अनेक नामों से जाने पहचाने जाते हैं। लेखक का जूता भी बहुत अच्छा नहीं है। वह ऊपर से तो ठीक दिखता है, परंतु उसका तलवा अभी घिस गया है। इसके चलते समय अंगूठा जमीन से रगड़कर लहूलुहान हो जाता है। इस तरह लेखक की उंगली ढकी है, पर पंजा घिस रहा है, पर वह इसे छुपाए हुए हैं। लेखक प्रेमचंद के जूते की तरह फटा जूता कभी नहीं पहन सकता। लेखक प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान का अर्थ जानना चाहता है। वह पूछता है कि होरी का गोदान हो गया है, या हल्कू का खेत नील गाय चर गई, या डॉक्टर के क्लब छोड़कर न आने से सुजान भगत का लड़का मर गया। नहीं, शायद माधो कफन के पैसों की शराब पी गया। लेखक ये सोचता है कि बनिए के तगाजे से बचने के चक्कर में प्रेमचंद घूम कर आया जाया करते थे। शायद इसलिए जूता फटा होगा, पर चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं बल्कि घिसता है। कुंभन दास के साथ भी यही कुछ ऐसा हुआ था। शायद प्रेमचंद ने सदियों से जमी किसी चीज़ को ठोकर मारी हो और जूता फट गया हो, पर इन तीलों से बचकर भी तो निकला जा सकता है। शायद प्रेमचंद धर्म के पक्के थे, वे समझौता ना कर सके, और तुम्हारी मुस्कान से यह लगता है कि यह नियम धर्म तुम्हारे लिए बंधन मुक्त नहीं है। अंत में लेखक ये मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकरें मारकर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं। अब चर्चा करते हैं इनके प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है,
उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता उभर कर आती है? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहली, प्रेमचंद का व्यक्तित्व संघर्षशील था। वे अभावों में जीते हुए भी संघर्ष करते रहे। सेकंड है, प्रेमचंद सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं। थर्ड है, प्रेमचंद दिखावे से दूर रहकर और आडंबरहीन जीवन जीते थे। फोर्थ पॉइंट आएगा, प्रेमचंद मर्यादित जीवन जीते थे। और फिफ्थ पॉइंट है कि वे एक महान साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य के उपेक्षित वर्ग के जीवन को अपनी कृतियों में स्थान दिया। दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ इनकी विशेषताएं जो हैं। नंबर 1, प्रेमचंद का व्यक्तित्व संघर्षशील था। वे अभावों में जीते हुए भी संघर्ष करते रहे। दूसरा है, प्रेमचंद सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। थर्ड है, प्रेमचंद दिखावे से दूर रहकर और आडंबरहीन जीवन जीते थे। प्रेमचंद मर्यादित जीवन जीते थे। और लास्ट रहेगा कि वे महान साहित्यकार थे जिन्होंने समाज के उपेक्षित वर्ग के जीवन को अपनी कृतियों में स्थान दिया। दूसरा प्रश्न है, सही और गलत पर निशान लगाना है, जिसको राइट रॉन्ग बोलते हैं। पहला है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। क्या ये वाक्य सही है या गलत है? देखिए, हमने चैप्टर में ये पढ़ा था कि उनके जो हैं दाएं पांव का जूता ठीक था और बाएं पांव का जो है जूता फटा हुआ था, उसमें बड़ा छेद था। तो ये जो वाक्य हमारे सामने दिया हुआ है, ये वाक्य गलत है। सेकंड है, लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में भी खुशबू आए। क्या ये वाक्य सही है? हाँ जी, ये वाक्य सही है। हमारे पाठ में यही कहा गया है कि लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं, इससे फ़ोटो में भी खुशबू आएगी। थर्ड पॉइंट है कि तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये वाक्य सही नहीं है। फोर्थ है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। जी, ये वाक्य भी सही है। ठीक है बेटा, तो ये वाक्य सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमारे सामने 3 वाक्य दिए गए हैं और इन 3 वाक्यों में जो व्यंग्य छिपा हुआ है, जो बात कही गई है, ठीक है, यहाँ पर वाक्य घुमा फिरा कर कहा गया है, लेकिन वाक्य कहने के जो है इन्होंने इन वाक्यों में भी जो है व्यंग्य को स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर कौन सा व्यंग्य जो है इन्होंने डाला है वो देखना है। देखिए, पहला वाक्य है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 50 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। इन पंक्तियों में जो व्यंग्य है वो देखिए। इसमें लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि जूता धनवान, शक्ति और सत्तासीन लोगों का प्रतीक है। ठीक है, जो लोग धनी होते हैं, धनवान होते हैं, जिनके पास पावर ज़्यादा होती है और जिनकी सत्ता स्थापित होती है, यानी कि जो लोगों पर राज करता है, उनके लिए यहाँ पर प्रतीक के रूप में बताया गया है। जबकि टोपी ज्ञानवान और गुणवान लोगों का प्रतीक है। ठीक है, यानी कि टोपी कौन लोग पहनते हैं? जो ज्ञानवान होते हैं, जो गुणवान होते हैं। तो वाक्य हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जूता धनवान, शक्ति और सत्तासीन लोगों का प्रतीक है।
पाँव की उंगली से इशारा नहीं, जबकि टोपी ज्ञानवान और गुणवानों का प्रतीक है। दुर्भाग्य से समाज में सदा ही ज्ञानवान और धनवानों का मान सम्मान प्रदान किया गया है। दुर्भाग्य से समाज में सदा ही ज्ञानवानों की अपेक्षा धनवानों को मान सम्मान प्रदान किया गया है। ज्ञानवान को सदा ही धनवान के सामने झुकना पड़ता है। ठीक है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है लोग उसके सामने सर झुकाते हैं, चाहे किसी के पास ज्ञान कितना ही क्यों ना हो, लेकिन अंत में ज्ञानी व्यक्ति को धनवान व्यक्ति के सामने अपना सर झुकाना पड़ता है। कुछ ज्ञानवान भी अपना स्वाभिमान भुलाकर दूसरों के जूतों पर कुर्बान होते आए हैं। ठीक है, प्रेमचंद आडंबर और दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। वे जिसे हाल में थे उसी में खुश रहते थे। यानी कि वो जो प्रेमचंद थे वो कैसे थे? आडंबर रहित व्यक्ति थे, दिखावे से दूर रहते थे। जैसा उनका स्वभाव था, जैसा उनका व्यवहार था, जैसा उनका रहन सहन था, वो अपने ही जो है व्यवहार से वो खुश थे। उनके पास दिखावा करने के योग्य कुछ न था। इसके विपरीत कुछ लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। लेखक ने लोगों की इसी प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। ठीक है, अगला जो है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि पर्दे का महत्व बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि जो लोग दिखावा करते हैं उनको मान सम्मान आदि दिया जाता है। वे अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहते हैं, अपना रुतबा स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर ये कहा गया है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो लोग दिखावे में विश्वास रखते हैं वो उस दिखावा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और जो व्यक्ति इस चीज़ से दूर रहता है, दिखावे से दूर रहता है, वो अपने व्यवहार से खुश रहता है। और यहाँ पर लेखक यही समझाना चाहते हैं कि लोग जो हैं अपने जो ऊपरी दिखावा है उसमें विश्वास रखते हैं। लेकिन आप या प्रेमचंद के बारे में है कि प्रेमचंद जो है आप पर्दे के महत्व को नहीं समझते कि जो दिखाया जाता है वो वास्तविकता ना हो तो भी काम चल जाएगा। लोग जो हैं दिखावे में विश्वास करते हैं। क्लियर? अगला है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगलियों से इशारा करते हो। इन पंक्तियों में जो है वो लेखक ये कहना चाहते हैं कि यह एक सामान्य सा नियम है कि व्यक्ति जिस व्यक्ति को घृणा के योग्य समझता है उसे पैर से इशारा करता है। यानी कि वह वस्तु उसके लिए कोई भी वैल्यू या मूल्य नहीं रखती, उसके लिए कोई सरोकार नहीं रखती। यहाँ प्रेमचंद बुराइयों और कुरीतियों को जो है घृणित समझते हैं। यानी कि प्रेमचंद जो हैं हमारे समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, उन सब से नफ़रत करते हैं। उनके लिए ऐसी कुरीतियों का कोई भी मोल नहीं है और वे उनकी पैर से इशारा करके उनसे संघर्ष करते रहते हैं। यानी कि वे ऐसी कुरीतियों को समाज से ख़त्म कर देना चाहते हैं। क्लियर? चलिए अगले देखिए। अगला प्रश्न है, पाठ में एक जगह लेखक ये सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी हो। लेखक अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में
लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? इसका उत्तर हम इस प्रकार से देंगे कि मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार यह रहा होगा कि समाज की परंपरा है कि वह अच्छे अवसरों पर पहनने के लिए पहनने के लिए अलग कपड़े रखता है जिन्हें वह अच्छा समझता है। प्रेमचंद के कपड़े ऐसे ना थे जो फोटो खिंचवाने लायक होते। वे ऐसे घर में ऐसे ही कपड़े पहनते थे और वे खराब भी हो जाते थे, परंतु लेखक को यह तुरंत ध्यान आता है कि प्रेमचंद सादगी पसंद और आडंबर तथा दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। उनका रहन सहन दूसरों से अलग है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। देखिए, दोबारा देखिए इसको। मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक का यह विचार रहा होगा कि वे समाज की यह परंपरा है कि वे अच्छे अवसरों पर पहनने के लिए अपने कपड़े अलग रखता है। जिन कपड़ों को वो अच्छा समझता है उन कपड़ों को वो अलग रख देता है, लेकिन प्रेमचंद जी ऐसा नहीं करते थे। उनके पास जैसे कपड़े होते थे वो वैसा ही पहनते थे। फ़ोटो खिंचाने के अवसर पर भी उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ खास अच्छे कपड़े नहीं पहने जो फ़ोटो खिंचाने लायक होते, और उन्होंने वही कपड़े पहने जो वो घर में पहनते थे, चाहे वो ख़राब हों या ठीक रहें। लेखक को तुरंत ये ध्यान आता है कि प्रेमचंद जी सादगी पसंद और आडंबर तथा दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। उनका रहन सहन दूसरों से अलग है, इसीलिए लेखक ने ये बात कही होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? इसमें उत्तर हम इस प्रकार से देंगे कि पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि प्रेमचंद की जो वेशभूषा है उसे देखकर लेखक उनकी पोशाक पर टिप्पणी करता है, परंतु तुरंत ही अपनी टिप्पणी को बदल भी देता है। सेकंड पॉइंट आएगा, समाज में फैली दिखावे की प्रवृत्ति का सच्चा वर्णन यहाँ पर किया गया है कि लोगों के मन में दिखावे की जो प्रवृत्ति फैली हुई है उसका यहाँ पर सही वर्णन किया है, झूठ नहीं कहा गया है। थर्ड पॉइंट है, समाज में फैली रूढ़ियाँ कुरीतियाँ व्यक्ति की राह में रोड़ा उत्पन्न करती हैं। इसे यहाँ पर दर्शाया गया है कि समाज में जितनी भी प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई हैं, रूढ़ियाँ फैली हुई हैं, और उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है, और ये भी बताया गया है कि ये हमारे समाज के विकास में रोड़ा बनकर सामने अड़ी हुई हैं। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि लेखक प्रेमचंद के फटे जूते होने के कारण इस पर जो है यहाँ पर अनेक संभावनाएं प्रकट करता है। यानी कि जूते फटे होने का जो कारण है अनेक प्रकार से उनको बताता है कि क्या पता उनको ठोकर लग गई है, या क्या पता वो समाज की बुराइयों की तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर वे समाज की बुराइयों को जो है वो ठोकर मारते हैं और उनको ठोकर मारने के चक्कर में जो हैं उनके जूते फट गए हैं। अनेक संभावनाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिसके लगता है कि इन 2-3 कारणों से जो हैं उनके प्रेमचंद के जूते जो हैं वो फट गए होंगे। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कुंभन दास का जो प्रकरण है वो एकदम सटीक बन पड़ा है। यानी कि कुंभन दास का जो यहाँ पर घटना का वर्णन किया गया है वो यहाँ पर एकदम सही बैठता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम इसमें लिख देंगे। पॉइंट्स को दोबारा सुन लीजिए। पहला है कि प्रेमचंद की वेशभूषा को देखकर लेखक उनकी पोशाक पर टिप्पणी करता है, पर बाद में अपनी टिप्पणी को वो बदल भी देता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, समाज में फैली दिखावे की प्रवृत्ति
सच्चा चित्रण करती है। थर्ड पॉइंट है, समाज में फैली रूढ़ियाँ कुरीतियाँ व्यक्ति की राह में रोड़ा उत्पन्न करती हैं, जिसे यहाँ पर दर्शाया गया है। फोर्थ पॉइंट है कि लेखक प्रेमचंद के फटे जूते होने के कारणों पर अनेक संभावनाएं प्रकट करता है। और फिफ्थ पॉइंट है कि कुंभन दास का प्रकरण एकदम सटीक बन पड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? इंगित मीन्स इशारा, कि पाठ में जो टीला शब्द प्रयोग किया गया है वहाँ ये टीला शब्द किस चीज़ का इशारा करता है? तो इसका उत्तर ये रहेगा कि प्रेमचंद की वेशभूषा को देखकर, नहीं, यहाँ पर उत्तर ये रहेगा कि टीला शब्द जो है वो राह आने वाली बाधा का प्रतीक है। ठीक है, टीला यहाँ पर क्या है? एक तरह का हर्डल है, रास्ते की रुकावट है। ठीक है, राह में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उसका प्रतीक है। पाठ में जो टीला शब्द है इसका प्रयोग रुकावटों के लिए किया गया है। जिस प्रकार मार्ग में कोई रुकावट आने से आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, बीच में पत्थर आ जाने से पानी का बहाव रुक जाता है, कलम टूट जाने से लिखने का काम रुक जाता है, उसी प्रकार से कुरीतियों, भ्रष्टाचार, छुआछूत, जाति पाति आदि बुराइयों के कारण लेखक की गति अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, उसके जीवन की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है, और इन बुराइयों के लिए ही यहाँ पर टीले शब्द का प्रयोग किया गया। जो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं ये आपको नहीं करने हैं। उसके बाद जो हमारा भाषा अध्ययन है उसको देखिए। भाषा अध्ययन में जो है प्रश्न है, पाठ में आए मुहावरों को छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें जो मुहावरे जो आए हैं, एक है हौसला पस्त करना, फिर आया है कुएं के तल में होना, फिर आया है नौछावर होना, लहू लुहान होना, चक्कर काटना, ठोकर मारना, पहाड़ फोड़ना, संकेत करना, टीला खड़ा होना। इनके वाक्यों में प्रयोग जो है आप स्वयं भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन एक एक उदाहरण जो है मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। जैसे पहला एक आया था हमारा हौसला पस्त करना, इसका वाक्य में आ जाएगा कि नोटबंदी के कारण छोटे छोटे दुकानदारों और उद्यमियों के हौसले पस्त हो गए। सेकंड है कुएं के तल में होना, इसका जो वाक्य है ये बनेगा कि गरीबी के कारण लोगों की हंसी कुएं के तल में चली गई है। फिर आया था नौछावर होना, वीर सैनिक देश की आन बान और शान के लिए युद्ध में नौछावर हो जाते हैं। फिर आया था लहू लुहान होना, बस से टकराकर भिखारी लहू लुहान हो गया। चक्कर काटना, पके आम तोड़ने के लिए कुछ लड़के कब से चक्कर काट रहे हैं। ठोकर मारना, पिता के वचनों का मान रखने के लिए राम ने अयोध्या के राज सिंहासन पर को ठोकर मार दी। पहाड़ फोड़ना, मजदूर आते ही ऐसे पड़ गया मानो पहाड़ फोड़ कर आया हो। संकेत करना, ट्रैफिक पुलिस ने संकेत किया और गाड़ियां चल पड़ी। टीला खड़ा करना, समाज ने ऐसे नियम बनाए थे कि होरी की राह में कदम कदम पर टीले खड़े थे। उसके बाद है प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का यहाँ पर प्रयोग किया है उनकी सूची बनाइए। यानी कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए यहाँ पर जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया है, जैसे जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे, उपन्यास सम्राट, महान कथाकार और युग प्रवर्तक। देखिए इनका अर्थ जो है वो जनता के लेखक का अर्थ ये होता है कि वो जनता की भाषा बोलते हैं, लोगों के मन के विचार जो हैं वो दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, यानी कि उनके बोल जो हैं वो जनता के बोल कहे गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो साहित्यिक पुरखे थे, यानी कि जो
साहित्यिक पुरखे मतलब इनके जो पिता दादा परदादा हुए हैं वो भी ऐसे ही लेखन का कार्य करते थे। उसके बाद है उपन्यास सम्राट, यानी कि इनको उपन्यासों का सम्राट कहा गया है। सबसे ज़्यादा उपन्यास इन्होंने ही लिखे हैं। उसके बाद है महान कथाकार, महान कहानियाँ जो हैं वो इन्होंने लिखी हैं। मानसरोवर जो है इनकी एक पुस्तक है जिसमें इनकी 350 से ज़्यादा कहानियाँ हैं और उसके जो हैं 8 संस्करण हैं। 8 संस्करण मतलब भाग। मानसरोवर जो है एक पुस्तक है जिसके 8 भाग हैं और 8 भाग में उनकी 350 से ज़्यादा इनकी कहानियाँ उनमें शामिल हैं। उसके बाद है युग प्रवर्तक। युग प्रवर्तक का मतलब इन्होंने युग को या जो समय था उसको परिवर्तन लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे अनेक प्रकार की बुराइयां समाज में छाई हुई थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, उत्साहित किया कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पर इनको युग प्रवर्तक कहा गया है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप जो हैं इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से और अपनी कॉपी में कर लीजिए।